गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो का टाइटल है BNS 2023 की धारा 2 की उपधारा 2 में वचन, जिसको हम प्रॉमिस भी कहते हैं। इसमें कुल 39 परिभाषाएं दी गई हैं धारा 2 में BNS की, और ये बुक के प्रारंभ में ही दे दी गई हैं ताकि इन परिभाषाओं को समझा जा सके, और जहां जहां बुक के अंदर इनका इस्तेमाल किया गया है उसको समझ के उसका अर्थ हमें पता लग सके। यदि हमने इन अर्थों को नहीं समझा तो हम पूरी बुक को भी नहीं समझ पाएंगे। तू जो समझे हर बात को तो फिर कैसा सवाल, परिभाषा ही बताएगी कानून की असल मिसाल। तू जो समझे हर बात को तो फिर कैसा सवाल, परिभाषा ही बताएगी कानून की असल मिसाल। जी हाँ सर, ये दो लाइनें जो मैंने आपको कही ये परिभाषा के मूल्य और महत्व को बताती हैं। यदि बुक ताला है तो परिभाषाएं चाबी हैं। यदि आपने परिभाषा को समझ लिया तो बुक रूपी ताले को आप आसानी से खोल पाएंगे। कोर्ट में प्रैक्टिस के दौरान भी इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। चार्ज में जो जज साहब लगाते हैं, जिसको आरोप भी कहते हैं, उसमें भी इन शब्दों का इस्तेमाल होता है, और पूरी बुक में कई जगह इन शब्दों को परिभाषित किया गया है। ये आप देख रहे हैं, बुक 1 जुलाई 2024 को लागू हुई है, और इसमें कुल एक लगाए 358 धाराएं हैं, और फौजदारी के केसों में जो लड़ाई झगड़ा मारपीट से संबंधित होता है उसमें लागू होती है। इसमें जो परिभाषा दी गई है पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। उसके बाद जो ई बुक मैंने उदाहरणों के साथ आपको समझाने के लिए तैयार की है उसमें से आगे की जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा। वचन जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो, एक वचन के घोतक शब्दों में बहुवचन सम्मिलित होता है और बहुवचन के घोतक शब्दों में एक वचन सम्मिलित होता है। ये वचन की परिभाषा दी गई है, इसको इंग्लिश में भी लिखा गया है। नंबर, unless the contrary appears from the context, word importing the singular number include the plural number and words importing the plural number include the singular number। ये सर बुक में परिभाषा दी गई है, और बुक में जो परिभाषा दी गई है मैंने आपको पढ़ के बता दी है, वचन शब्द की परिभाषा। अब चूंकि इसको हम कैसे समझेंगे उसके लिए मैंने उदाहरणों के साथ आपके लिए ई बुक तैयार की है। उस ई बुक की लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। वो ई बुक और आगे आसमानी रंग की लिंक दिखाई देगी। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे वहां से आप मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको वहां से परचेस कर सकते हैं। आपको मैं बुक के अंदर से अभी पढ़ के जो बता रहा हूँ उसका मकसद भी यही है कि आप परिचित हो जाएं कि उसमें क्या लिखा है। जब आप परचेस करेंगे तो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यही आपको बुक वहां पे प्राप्त होगी। कई बार बुक प्राप्त होने में कुछ समय भी लग जाता है। जैसे ही आपने भुगतान किया और भुगतान होने के कई बार तो तुरंत ही वो आपको डाउनलोड लिंक ईमेल पे भेज दी जाती है। कई बार 4 से 5 घंटे 8 घंटे भी लग जाते हैं, तो आप उसमें परेशान ना हो। और यदि फिर भी आपको वो ई बुक प्राप्त नहीं होती है तो आप मुझे सूचित करें, मैं उसमें आपको आपको वो उपलब्ध करा दूंगा। तो आइए सर, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक जानकारी और मैं दे दूं सर आपको कि जो मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट पे मैंने आप लोगों के लिए एक नई सुविधा चालू की है कि जैसे ही आप मेरी वेबसाइट पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखेगा जो मैं वीडियो आपको बता रहा हूँ, और उस वीडियो के नीचे ही वो ई बुक भी दिखेगी और उसका डिस्क्रिप्शन दिखेगा, और उसके नीचे लेफ्ट साइड में बड़े अक्षरों में बाय लाल कलर में दिखाई देगा, और पास में कंसल्टिंग फीस और विजिट माय स्टोर। आप बाय पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सीधे ही आप इंस्टामोजो के प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएंगे। वहां पे फिर दोबारा बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करके भुगतान करके ई लोड ई बुक आप परचेस कर सकते हैं। कंसल्टिंग फीस पे आप क्लिक करेंगे तो वहां से मेरी कंसल्टिंग फीस पे आप पहुंच जाएंगे। और इसी प्रकार से आप जो विजिट माय स्टोर पे आप क्लिक करेंगे तो जो मेरे स्टोर पे तकरीबन 40 से ऊपर ई बुक अपलोड हैं। प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक, जी हाँ सर, मेरी ई बुक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए ही बनाई जाती हैं। जो विभिन्न समस्याओं पे जो लोगों के सामने समस्याएं आती हैं तो उनको सॉल्यूशन के लिए मैं एक ई बुक तैयार करता हूँ। सभी लॉ को कलेक्ट करके एक जगह ले आता हूँ और एक अच्छा रास्ता और एक सुझाव, एक मार्गदर्शन देने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि बुक तो हजारों मिलेंगी सर, आपको फ्री में भी डाउनलोड की सुविधा बुक की उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन उन बुक से आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन कैसे होगी, उसी के लिए मैं ई बुक तैयार करता हूँ ताकि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। तो आइए सर, अब हम बिना देरी किए ई बुक की ओर बढ़ते हैं, जिसमें से मैं आपको आगे की जानकारी प्रदान करता हूँ। 2023 BNS की धारा 2 में वचन वर्ड की परिभाषा, बुक में इसे अंग्रेजी में नंबर भी लिखा हुआ है। इसकी जो कानूनी परिभाषा है, धारा 2 के अनुसार वचन से यह अभिप्रेत है
जो बोले गए या लिखित शब्दों द्वारा व्यक्त की जाती है। बोले गए या लिखित शब्द दोनों के द्वारा इसको शामिल किया गया है इसमें। और जिसमें संकेतों, प्रतीकों या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा दी गई अभिव्यक्ति भी शामिल है। मतलब सिर्फ लिखे गए या बोले गए ही वचन में नहीं आते हैं। आपने संकेत के द्वारा भी यदि कोई बात कही है तो वो भी वचन मानी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से, प्रतीकों से, जैसे कि व्हाट्सएप पे आपने मैसेज लिख के भेजे, ईमेल पे मैसेज लिख के भेजे, किसी बात को आपने एडमिशन की, तो वो भी आपका एक वचन ही माना जाएगा। आपके द्वारा मौखिक रिकॉर्डिंग या जो भी आपने कहा वो सब जो है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के अंतर्गत आके वचन के शब्द में माना जाएगा। इसको और आसान शब्दों में सर हम समझ लेते हैं। वचन का अर्थ केवल बोले गए शब्द नहीं है, बल्कि लिखित संकेतों और इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से व्यक्त किया गया कोई कथन वचन की श्रेणी में आता है। मतलब ये सभी वचन की श्रेणी में माने गए हैं। अगला इसमें जो है कि मौन भी कुछ परिस्थितियों में वचन माना जा सकता है, यदि वह किसी कानूनी दायित्व को स्वीकार करने का संकेत देता है। मौन रह के भी यदि कोई व्यक्ति किसी बात की स्वीकृति देता है तो वो भी सर वचन में शामिल मानी जाएगी। इसको मैंने आगे उदाहरण से समझाया, जो मैं आपको उदाहरण के साथ पढ़ के बताऊंगा तो आपको और आसानी से वो चीज समझ में आ जाएगी। इसमें उदाहरण है सर, नंबर 1 है स्पोकन वर्ड, जिसको मौखिक वचन भी कहते हैं। किसी व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। ये मौखिक वचन हो गया। यदि एक व्यक्ति और वहां पे खड़ा हुआ है पास में, उसने भी ये बात सुनी, तो वो गवाह हो गया। आपके द्वारा दिए गए मौखिक वचन का वो गवाह हो गया। और आपके द्वारा जब मौखिक वचन दिया गया कि मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, ये मौखिक वचन हो गया। नंबर दूसरा उदाहरण है, किसी गवाह ने अदालत में कहा, मैंने आरोपी को अपराध करते देखा है। ये भी वचन के अंदर आ गया, मौखिक वचन के अंदर, मौखिक गवाह के अंदर आ गया कि उसने अपराध करते हुए देखा है। तो एक तरीके से एविडेंस भी हो गया और वचन की परिभाषा में भी आ गया। लिखित वचन, जिसको रिटर्न वर्ड भी कहा जाता है। ये अगला उदाहरण है हमारा, किसी ने लिखित रूप में वादा किया, मैं अपनी जमीन तुम्हें बेचूंगा। इसको एग्रीमेंट भी कह सकते हैं हम, कि किसी व्यक्ति ने एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट में सभी शर्तें भी लिखी और ये कहा कि मैं तुम्हें जमीन बेचूंगा। उसकी नोटरी भी करवा ली, गवाह भी करा लिए, तो ये वचन हो गया। अब यदि वो वचन भंग करता है तो वचन भंग करने की दशा में जो पीड़ित पक्ष है वो कोर्ट में सिविल सूट जो है कि अनुबंध पालन का दावा लगा सकता है और जज साहब से निवेदन कर सकता है कि इसने मुझे वचन दिया था, लिखित वचन दिया था, गवाहों के सामने दिया था और ये अपने वचन से मुकर गया और मुझे जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवा रहा है। तो माननीय न्यायालय इसे आदेशित करें कि जमीन की रजिस्ट्री मेरे हक में निष्पादित करवाए। तो इस प्रकार से वचन काफी बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है। अदालत में दिया गया हलफनामा, जिसको हम एफिडेविट भी कहते हैं, शपथ आयुक्त से भी तस्दीक करवा के दिया जाता है, नोटरी वकील साहब से भी तस्दीक करवा के दिया जाता है। वैसे अमूमन कोर्ट में जितने भी शपथ पत्र पेश होते हैं वो शपथ आयुक्त के द्वारा तस्दीक करके ही प्रस्तुत किए जाते हैं। शपथ आयुक्त का जो दायरा है वो कोर्ट में जो दस्तावेज शपथ पत्र पेश किए जाते हैं उन्हीं के लिए है मुख्यतः। लेकिन नोटरी एडवोकेट का दायरा एक विस्तृत दायरा है जो कोर्ट से बाहर निकल कर भी आता है। और उसमें तमाम विभाग, सरकारी विभाग या गैर सरकारी विभाग, जहां जहां शपथ पत्र की आवश्यकता होती है वो सब नोटरी वकील साहब के द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। जितने भी वचन एग्रीमेंट के द्वारा दिए जाते हैं या शपथ पत्र के द्वारा दिए जाते हैं वो सभी नोटरी वकील साहब के द्वारा जो है कि प्रमाणित किए जाते हैं। नोटरी वकील साहब के द्वारा भी प्रमाणित करने के लिए उसमें उनकी काफी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि दोनों पार्टी उपस्थित होती हैं, उनके आधार कार्ड उनके द्वारा लिए जाते हैं, आधार कार्ड से उनकी पहचान की जाती है और ये देखा जाता है कि जो दस्तावेज वो लेकर आए हैं उस पे जो दस्तखत उनके द्वारा किए गए हैं वही दस्तखत नोटरी वकील साहब का रजिस्टर में भी किए गए हैं। और उसमें जो बात या जो वचन लिखा हुआ है वो कोई विधि विरुद्ध वचन तो नहीं है, ये भी नोटरी वकील साहब के द्वारा देखा जाता है। विधि विरुद्ध अगर वचन है तो उसकी नोटरी नहीं की जाएगी। विधि विरुद्ध वचन में हजारों और लाखों बातें आ जाती हैं। चोरी करने का वचन दे दिया किसी ने, या दो गुंडों ने मिलकर ये तय किया कि हम फलाने व्यक्ति की जगह पे इस तारीख को, इस दिनांक को कब्जा करेंगे, तुम वहां उपस्थित रहना, तो या हम उसकी जेब काट लेते हैं। ये सब विधि विरुद्ध वचन है सर। इनका ना तो एग्रीमेंट होगा और ना ही इनके अनुबंध पालन का दावा लगाया जा सकता। ये अपने आप में ही अपराध है। ये जो वचन दिए गए हैं ये आपराधिक वचन है और ये एक एक जिसे कहना चाहिए कि इसमें तो सजा का प्रावधान है सर। आपराधिक कार्य की ओर अग्रसर होना, बढ़ना, कोशिश करना, प्रयास करना, ये सब वचन आपराधिक श्रेणी के हैं। ना तो इनकी नोटरी की जाएगी और ना ही ऐसे वचन विधि अनुसार मान्य होंगे अदालत में। आगे सर हम बढ़ते हैं, संकेतों द्वारा दिया गया वचन। मूक बधिर व्यक्ति द्वारा इशारों में दिया गया बयान। मतलब कोई व्यक्ति जो बोल नहीं सकता है या सुन नहीं सकता है, अब ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा? तो वो इशारों में ही अपनी बात को कहेगा। चाहे वो जमीन बेचने का एग्रीमेंट करे
या रुपये लेन देन का करे तो उसके जो इशारे जो उसके जो संकेत होंगे वो वचन में माने जाएंगे। नंबर अगला उदाहरण है, कोई व्यक्ति सिर हिलाकर हाँ या ना में जवाब देता है, ये भी वचन माना जाएगा। उससे पूछा गया चार लोगों ने कि भाई ये पैसे जो 4 लाख रुपए आपके हाथ में आपने गिन लिए, वो गर्दन हिला देता है कि हाँ, बोलता नहीं है वो, गर्दन हिला देता है, क्योंकि वो मूक और बधिर है, गिनना तो जानता है वो, उसने हिला दिया। फिर उससे पूछा गया, इशारों में पूछा गया, अब चूंकि वो बहरा भी है और गूंगा भी है, उससे पूछा गया है कि वो सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसको दिखा के कि इसने तुम्हें उधार दिए हैं और इतने समय बाद तुम्हें वापस देना है, वो गर्दन हिला के हाँ करता है, तो ये एग्रीमेंट हो गया सर, और इसको माना जाएगा कि उसके द्वारा वचन दिया गया था। और चूंकि वो बुद्धि तो उसकी सही है, समझ तो वो पूरी रखता है, सबको पहचानता है, वो कार्य क्या कर रहा है ये भी वो जानता है, तो ये दिया गया वचन वचन की श्रेणी में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक वचन, जिसमें ईमेल या मैसेज द्वारा दिया गया कोई वादा, जो मैंने अभी आपको बताया था, ऑनलाइन चैट में दी गई स्वीकृति, वीडियो कॉल पर किया गया बयान, ये सब वचन की श्रेणी में आएंगे और एविडेंस में इसको ग्राह्य अदालत में माना जाएगा। इसका जो कानूनी महत्व है सर, साक्ष्य अधिनियम में महत्व है वचन का। अदालत में गवाह का बयान वचन होता है और इसका मूल्यांकन साक्ष्य अधिनियम के अनुसार किया जाता है। अदालत में जब व्यक्ति गवाह देने कटघरे में खड़ा होता है तो जो भी चीजें उसके द्वारा जो भी कथन दिए जाते हैं वो उसके बयान होते हैं, और उसको वचन भी उसके द्वारा कहा गया बताया जाता है कि उसने अदालत में बयान दिए, और जो बयान दिए वो एक वचन ही तो है सर। उसने जो भी एविडेंस दिया कि हाँ ये इसने उधार मेरे समक्ष लिए थे और इस तारीख को लिए थे, इस तारीख को लौटाने का करार किया था, तो ये उसमें उसका वचन भी हो गया और एविडेंस में भी सर आ गया हो। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक संचार भी प्रमाणिकता की शर्तों के साथ वचन में माना जाता है। इसमें अनुबंध और समझौते में वचन के भी कुछ उदाहरण मैंने शामिल किए हैं, जो कि बुक में तो सर नहीं मिलेंगे, क्योंकि बुक को मैंने आपको पढ़ के बताया था। अगर दो पक्षों के बीच मौखिक या लिखित रूप में कोई वचन दिया जाता है तो वह कानूनी अनुबंध का हिस्सा बन सकता है। ये इसका एग्रीमेंट में एक उदाहरण हो गया सर। अगला है उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वह अपनी कार किसी को 5 लाख रुपए में बेचेगा और दूसरा व्यक्ति इसे स्वीकार करता है, तो यह एक वैध अनुबंध बन जाता है। ये दोनों के बीच में करार हो गया, एग्रीमेंट हो गया, उसने कहा, उसने स्वीकार किया, करार हो गया सर। गवाह मौजूद थे, ये करार हो गया, इसको एग्रीमेंट में शामिल हो गया, उसका वचन एग्रीमेंट में तब्दील हो गया। फौजदारी कानून में वचन का अभाव, किसी आपराधिक किसी अपराधी द्वारा स्वीकारोक्ति करना भी वचन होता है। मतलब कोई अपराधी व्यक्ति यदि ये स्वीकार कर लेता है कि हाँ उसने अपराध किया, तो ये भी वचन में माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी को जान से मारने की धमकी देता है तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 के तहत अपराध हो सकता है। ये धमकी एक अपराध में मानी जाएगी, जो एक आपराधिक वचन है, जो जिसमें सजा का प्रावधान बीएनएस में किया गया है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में ही बताया था। इसका एक उदाहरण भी है सर, राम और श्याम व्यापार में साझेदार थे, मतलब पार्टनर थे, दोनों मिलकर व्यापार करते थे। राम ने मौखिक रूप से कहा कि वह मुनाफे का 50% शाम को देगा। दोनों में तय हुआ कि जो भी मुनाफा होगा दोनों आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन जब मुनाफा हुआ तो राम ने इनकार कर दिया। शाम ने अदालत में साबित किया कि राम ने यह वचन मौखिक रूप से दिया था। अदालत ने इसे स्वीकार किया और शाम के पक्ष में फैसला सुनाया। हालांकि मौखिक वचन जो है कि सर एक जो है कि एविडेंस में लिखित जो कथन होते हैं या एग्रीमेंट होता है उसकी तुलना में उसका साक्षिक मूल्य काफी कम होता है। और चूंकि यदि एग्रीमेंट करवाया जाता है, गवाह होते हैं, उसकी नोटरी करवाई जाती है, तो उसका एक साक्षिक मूल्य अलग हो जाता है। इसमें सर महत्वपूर्ण नोट भी है, वचन सिर्फ बोले गए शब्द ही नहीं बल्कि लिखित संकेतों और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी हो सकता है। अनुबंध, गवाही और अपराध में भी वचन की कानूनी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसमें जो अंत में निष्कर्ष निकलता है सर, इसमें वचन वह कथन होता है जो किसी भी माध्यम से व्यक्त किया गया हो, चाहे मौखिक, लिखित, संकेतों या इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ये सभी वचन में आएंगे, चारों जो मैंने आपको पढ़ के बताएं। कानूनी अनुबंध, गवाही और अपराध में दिए गए वचन के आधार पर गंभीर निर्णय लिए जा सकते हैं। स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे सजा या जुर्माना भी हो सकता है। इसलिए किसी भी वचन को सोच समझ कर देना चाहिए, क्योंकि यह कानूनी रूप से बाध्यकारी हो सकता है। आप अदालत में भी बयान दें, सोच समझ के दें। किसी से भी बात करते हैं तो सोच समझ कर कहें। आप वचन न दें कि आपके ही गले में वो फंदा बन जाए और आपको बाद में परेशानियों का सामना करना पड़े। इसलिए वचन एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। तो इस प्रकार से सर वचन पे मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। और अगला हमारा 23वें नंबर की जो परिभाषा वो आज होगी शपथ, कि आखिर शपथ किसे कहते हैं। बीएनएस में शपथ को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, इसकी हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।
अभी चूंकि मैं लगातार 39 शब्दों पे परिभाषा जो है उस पे वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप सब लोगों के सामने बीएनएस में जो 39 शब्द परिभाषित किए गए हैं वो आपकी समझ में पूर्ण रूप से आ जाएं। सिविल जज के एग्जाम में भी ये काफी लाभकारी है, वकालत की प्रैक्टिस में भी, एक आम व्यक्ति के लिए भी। मेरे कई व्यूवर्स ने मुझसे सवाल भी पूछा है और लगातार वो अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे साझा करते रहते हैं, मेरे जो वीडियो के नीचे कमेंट्स रहता है उसमें लिख के। तो मैं उस पर भी अति शीघ्र वीडियो बनाना प्रारंभ करूंगा और नोटरी रजिस्टर के ऊपर भी सर मैं अति शीघ्र वीडियो बनाऊंगा। मेरे कई व्यूवर्स का कहना था कि सर आप नोटरी रजिस्टर के कॉलम पर जो है कि वीडियो बनाएं। वो भी सर मैंने आप लोगों के लिए तैयारी करके रखी है और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा। और 1 घंटे का नोटरी ट्रेनिंग का वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है सर, 1 घंटे का, कम नहीं होता है सर। उसमें मैंने कहाँ टिकट चस्पा की जाएगी, कहाँ सील लगाई जाएगी, छोटी जो सील रहती है, बड़ी गोल सील रहती है वो ऊपर लगाई जाएगी, छोटी जो गोल सील रहती है वो आधी टिकट पे और आधी नीचे आना चाहिए, ताकि कोई व्यक्ति टिकट निकाल के दोबारा उसका उपयोग ना कर सके, टिकट की चोरी ना कर सके। सीरियल नंबर, बुक नंबर और जो है कि रसीद नंबर, उसकी सील सबसे ऊपर लगाई जाएगी। सबसे नीचे नोटरी वकील साहब के नाम की सील लगाई जाएगी जिसपे वो दस्तखत करेंगे। आइडेंटिफिकेशन जो भी व्यक्ति करता है तो उसकी सील अलग से लगाई जाएगी। स्वयं बिफोर मी की एक बड़ी सील होती है वो अलग से लगाई जाएगी। एफिडेविट पे लगने वाली कुल 6 सीलें हैं और अनुबंध पे लगने वाली कुल 10 सीलें हैं। इन सबको मैंने मेरे 1 घंटे के ट्रेनिंग में हाउ हम नोटरी सील का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, हाउ वी यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड, इसी नाम से वो वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। अभी 5-6 दिन पहले ही मैंने उसको अपलोड किया है और उसकी ई बुक भी सर मैंने तैयार की है। जब मैंने ई बुक तैयार की थी तो उसमें मैंने स्क्रीन पे कुछ सीलें दिखाई थी जो व्यूअर्स को साफ दिखाई नहीं दे रही थी। तो मैंने उस ई बुक में संशोधन करते हुए उसके अंत में जो समापन के बाद होता है वहां पे पूरी ओरिजिनल सीलों का प्रोफार्मा पेस्ट कर दिया। सीलें मैंने खुद ने तैयार की हैं, उसी का प्रोफार्मा मैंने प्रेस वाले से मंगवाया जो प्रेस में जो सीलों का प्रोफार्मा तैयार करते हैं, और उसी को मैंने आप सभी लोगों की सुविधा के लिए उसमें कॉपी पेस्ट कर दिया ताकि आपको आसानी हो सके। ये जो सीलें मैंने बताई है सर, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई कानूनी नियम बन गया कि जो मैंने बताई है वो सही हो गया। इससे भी अच्छा कुछ हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ये जो मुझे सर्वोत्तम लगा और जो सामान्यतः जो सीलें लगाई जाती हैं उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। आप सभी अधिवक्ता बंधु समझदार और बुद्धिजीवी हैं, आपको जैसा उचित लगे आप आगे वैसा कार्य कर सकते हैं। नोटरी एफिडेविट में जो डिफेक्ट निकाले जा रहे हैं तमाम नोटरी अधिवक्ताओं के, उनके लिए मैंने एक आइडियल ड्राफ्ट तैयार कर ली है। उसकी भी बुक मैंने अपलोड कर दी है, उसमें पूरी ड्राफ्टिंग और पूरी प्रोसीजर बताई है। जिन लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त हो गया है तो वो आगे क्या कार्रवाई करेंगे, किस प्रकार से टिकट लेंगे, कहाँ पे आवेदन देंगे और किस प्रकार से सीले बना के आगे की वो कार्रवाई करेंगे, ये मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। और जिन लोगों का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं प्राप्त हुआ है वो भी शांति और धैर्य बनाए रखें। धीरे धीरे सभी लोगों के प्राप्त हो रहे हैं, वो सिर्फ वेरिफिकेशन की प्रोसेस उनकी चल रही है और जैसे ही जैसे आपकी वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती जाएगी आप सभी को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता जाएगा। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में सर मैंने आपको BNS 2023 की धारा 2 में जो प्रॉमिस वचन है उसकी डेफिनेशन को बता दिया, उदाहरण के साथ मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।